हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेटा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग शॉर्टकट में COM पढ़ा करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे से समझते हैं। देखो बेटा, जब हम लोग मोशन इन 1D पढ़े, NLM वगैरह पढ़े, अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े, उसमें हम लोग क्या करते थे, हर एक बॉडी को एक पॉइंट मास मान करके सॉल्व किया करते थे। लेकिन ऐसा होता है क्या? है, हम कार लेते थे, कार को भी पॉइंट मास मान लेते थे। ट्रक लेते थे, ट्रक को भी पॉइंट मास मान लेते थे। हर एक बॉडी को अपन क्या करते थे, एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली जो बॉडी होती है वो एक्सटेंडेड बॉडी होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हम जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, सब हम लोग क्या करते थे, पॉइंट मास के लिए यूज करते थे। बट अब जो अगर हम एक एक्सटेंडेड बॉडी पर की बात करें, एक रियल बॉडी की बात करें, तो रियल बॉडी के पास अपना एक शेप होता है, एक साइज होता है ना, शेप साइज वगैरह होता है उसके पास। डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, तो जिसमें कि एक पॉइंट ना होकर के कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, है ना बेटा। एक अगर डेफिनेट शेप की बॉडी है तो उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हम वो किस पार्टिकल के ऊपर लगाएं, किस पॉइंट के ऊपर लगाएं, है ना। वहां पे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर लगाएं? अगर उस एक कार है, एक कार के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर एक पॉइंट को अगर एनालाइज करने चलेंगे F इक्वल्स टू M इंटू ए से, तो क्या होगा, बहुत तकलीफ होगा, है ना बेटे, बहुत तकलीफ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन के तौर पर, उसके इलाज के तौर पर हम लोग एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं, किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर हम ये मान सकें कि उस पूरे बॉडी का जो मास है वो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, वो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम कोई पॉइंट ढूंढते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। उस बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अगर आप एक सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर ढूंढ लेते हो, तब वो जो पूरा का पूरा बॉडी है वो एक पॉइंट की तरह काम करने लगता है। तब आप उस बॉडी को आप क्या मान सकते हो, पॉइंट मान सकते हो। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, अब जब पॉइंट मान लिए, पॉइंट हमको समझ में आ गया कि हाँ ये पॉइंट है, तो वो पॉइंट जो है ना, उस पॉइंट पर अभी तक आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं वो सारे फॉर्मूले आप वहां पर लगा सकते हो। जो जैसे कि आपने पढ़ा कि भाई V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये V U A ये सब किसके होंगे, सेंटर ऑफ मास के होंगे। ठीक है, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो U A S ये सब किसके होंगे, सेंटर ऑफ मास के होंगे। समझ में आया? अलग अलग पार्टिकल के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास सारे फॉर्मूले अप्लीकेबल होंगे जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। इसलिए सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर आपको सेंटर ऑफ मास नहीं पता है तो वही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता है इसी बॉडी का, तो वही बॉडी आपके लिए, वही प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है। इसलिए सेंटर ऑफ मास को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास से। सबसे पहले देखेंगे ये होता क्या है। सेंटर ऑफ मास को हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट where the entire mass of the body, entire mass of the body is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated।
ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर दिस एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, पूरा का पूरा मास जो है वो वहां पर हो। क्लियर है, सेंटर ऑफ मास अच्छे से समझा। अब देखो जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो मतलब सेंटर ऑफ मास बेसिकली, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक कोई पॉइंट ही होगा, है ना, एक पॉइंट आएगा हमारे पास, है ना, एक पॉइंट निकल करके आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास वो कहाँ होगा, क्या वो बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा, ठीक है, क्या ये बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा। तो ध्यान रखना, आगे चल करके आपको ये चीज़ क्लियर भी होगा कि ये जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है वो उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, उस बॉडी के बाहर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है। तो एक नोट करके मैं लिखता हूं, सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड दी बॉडी, ठीक, बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चीज में आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब हम क्या करेंगे, अब तरीका सीखेंगे, है ना, मेथड सीखेंगे कि कैसे अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, कैसे अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगर मान लो हम बात करें कि एक ऐसा बॉडी है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो ही पार्टिकल हैं, ठीक है, ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना, मतलब सबसे सिंपल अगर सिस्टम चुने तो उसमें दो मास ले सकते हैं, बहुतों हो सकते हैं, दो से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ताकि सिंपल पड़े। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, हमने दो पार्टिकल सिस्टम ले लिया। मान लो बेटे कि ये दो पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। इस पर एक फोर्स लग रहा है सपोज F1, इस पर एक फोर्स लग रहा है सपोज F2, ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। और मान लो बच्चे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है, m1 और m2 का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो सपोज यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। अब हमने ऑलरेडी देखा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर बॉडी के टोटल मास को कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, मतलब इस पॉइंट पर ही ये टोटल मास, दो पार्टिकल सिस्टम है तो टोटल मास क्या हो गया बेटा, दोनों के मास के ऐड कर देंगे m1 प्लस m2, तो ये पूरा जो m1 प्लस m2 है वो यहाँ आ जाएगा और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो मान लो क्या आया बेटा, r सेंटर ऑफ मास, RCOM। तो ये जो RCOM है यही अपने को क्या करना है, ढूंढना है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, हमको तो ये चीज पता है, क्या पता है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है बेटे, तो F इक्वल्स टू मास, और ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डबल डिफरेंशिएशन होता है किसका, पोजीशन वेक्टर का, है ना बेटे, पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरीके से डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, एम अंदर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, F इक्वल्स टू, देयरफॉर F1 वेक्टर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, है ना, मास उसका क्या है m1 और पोजीशन वेक्टर क्या है r1। सिमिलरली बेटे F2 वेक्टर क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m2 r2, है ना बच्चे, ऐसा हो जाएगा। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि इस पूरे सिस्टम पर टोटल मास कितना लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, F नेट कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर F1 प्लस F2, है ना, क्या हो रहा है F1 प्लस F2, तो देखो F1 कितना आया है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1
और प्लस डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M2R2, है ना। एक साथ करो तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M1R1 प्लस M2R2, है ना। ऐसा हो जा रहा है नेट फोर्स। ओके, फिर जब हम इस सिस्टम को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देते हैं तो एक सिंगल पॉइंट बन जाता है। तो जब आपको सेंटर ऑफ मास पता चल जाता है ना, तो जो आप पूरे बॉडी पर करना चाहते हो, है ना, जो आप उस पूरे बॉडी पर करना चाहते हो, वो अगर आप सिंगल पॉइंट पर भी कर लोगे तो इम्पैक्ट क्या होगा, सेम होगा। हमने ऐसे क्या किया था, एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, है ना, तो टोटल फोर्स हमने कितना लगाया, F1 प्लस F2 लगाया, ठीक है। तो जो इस बॉडी के, इस पूरे सिस्टम का बिहेवियर होगा, अब अगर इस दोनों फोर्स को इस अकेले सेंटर ऑफ मास पर एक ही पॉइंट पर लगाएंगे तो भी इसका बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। यानी दोनों के अलग अलग, है ना, दोनों के अलग अलग अप्लाई करने से जो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, उतना फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पे लगा देंगे तो भी क्या होगा बेटा, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये होता है सेंटर ऑफ मास के ढूंढने का फायदा, ठीक है। तो देखो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M1R1 प्लस M2R2। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यही फोर्स, इतना ही फोर्स अगर सीधा मैं सेंटर ऑफ मास पे लगा दूं तो भी क्या होगा, कहानी सेम होगी। तो बेटा इस हिसाब से, है ना, इस हिसाब से इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखता हूं, तो चूंकि अभी अभी आपने देखा F बराबर क्या है बेटा, F नेट, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, नेट फोर्स जो है वो यहां पर लगा दे रहा हूं, किस पे, सेंटर ऑफ मास पे। तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, है ना। इसका टोटल मास कितना है बेटा, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, है ना। और इसका R कितना है, RCOM, RCOM, ठीक है। तो ऐसा हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो हमने क्या बोला, ये दोनों चीज सेम ही है ना, दोनों चीज क्या है, सेम है। नेट फोर्स में अलग अलग लगाऊं या नेट फोर्स में एक साथ लगाऊं, दोनों हमें क्या देगा, सेम चीज देगा, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, है ना, ये करूं, LHS जो कि बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा बेटे, बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को बराबर कर लो, तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M1 प्लस M2 और RCOM इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M1R1 प्लस M2R2, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा दोनों तरफ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, तो इस हिसाब से M1 प्लस M2 RCOM किसके बराबर हो जाएगा, M1R1 प्लस M2R2 के। देयरफॉर R सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो देखो क्या आ रहा है, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ R सेंटर ऑफ मास। आगे मेरी बात समझ में बेटे, ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर R सेंटर ऑफ मास। बहुत अच्छे से समझ में आया ये चीज अपने को, है ना। सेंटर ऑफ मास अगर दो पार्टिकल सिस्टम का निकालना हो तो M1R1 प्लस M2R2 बाय M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सी आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया बेटा। अब आपको पता है कि R1 क्या होता है, R1 वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, होगा कि नहीं। सिमिलरली R1 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, x1i y1j z1k, है ना। सिमिलरली R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, x2i कैप y2j कैप z2k कैप,
है ना बेटे, आ गई बात समझ में। तो बेटे अगर मैं ये मान के चलूं, ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि जो हमारे दोनों पार्टिकल हैं वो एक ही लाइन पर है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर, तो सोचो, है ना, अगर सिर्फ एक ही एक्सिस पर रहेगा, है ना, एक ही एक्सिस पर रहेगा, तो आपका जो है ना, लेट द टू पार्टिकल इज ऑन सेम लाइन पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x पर है तो सिर्फ x एक्सिस होगा, y पर है तो सिर्फ y एक्सिस होगा, z पर होगा तो सिर्फ z एक्सिस होगा, ठीक है बेटा। तो अगर x पे है तो क्या होगा बेटा, बाकी y और z जीरो हो जाएगा, है ना, y और z जीरो हो जाएगा। तो फिर देखो, ठीक है, अगर y और z इफ ऑन x एक्सिस, ठीक है बेटा, तो y एक्सिस और z एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, y और z जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा इसके पास, x1 और x2। तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा बेटा, तब आपको सिर्फ x एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2, है ना, क्लियर है। अगर y एक्सिस पर होगा, इफ ऑन y एक्सिस, तो भाई सिर्फ y कंपोनेंट यूज होगा, तो y सेंटर ऑफ मास निकलेगा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली बेटा z एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, z सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1z1 प्लस m2z2 बाय m1 प्लस m2, है ना। तो देखो इस तरीके से आपको x एक्सिस पे दिया रहे, y एक्सिस पर दिया रहे, z एक्सिस पर दिया रहे, जैसा भी दिया रहे आप निकाल सकते हो। आगे कहानी समझ में आपको, ठीक है। पूरे r के टर्म्स में दिया हो तो भी आप निकाल सकते हो, है ना, एक पर्टिकुलर एक्सिस पर दिया हो तो भी आप निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। मेन फॉर्मूला ये है, ये उसके अदर फॉर्म्स हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे। आगे देखो बच्चे, मान लो ये एक पार्टिकल हुआ, ये दूसरा पार्टिकल हुआ, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच की टोटल दूरी जो है वो r है ना, टोटल डिस्टेंस क्या है, r है। मान लो कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी सपोज क्या है, r1, और सेंटर ऑफ मास से दूसरे मास की दूरी क्या है, सपोज r2। तो ये r1 और r2 कितना होगा, ये चीज अगर निकालना हो मुझे, ठीक है, क्लियर है। अगर ये चीज निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो मान लो बेटे कि मैंने क्या किया, ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। तो यहाँ पर दिख रहा है सारी चीजें क्या है, x एक्सिस पर है, तो अपने को x एक्सिस पर काम करना है। तो बताओ बेटा, ये जो m1 मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, उसका 0 हुआ कि नहीं, और जो m2 मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r, तो r हो गया, x2 कितना हो गया, r हो गया। तो अभी जो आपने फॉर्मूला निकाला था बेटा, वो देखो क्या है फॉर्मूला। तो चूंकि r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या थे बेटे, m1, अभी तो x ही आएगा बच्चा, है ना, ये तो x आएगा, x सेंटर ऑफ मास, क्योंकि x एक्सिस पर काम हो रहा है ना, तो m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2, ऐसे करना था। तो बताओ m1 देखो कितना है, m1 है, x1 कितना है 0, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 कितना है बेटा m2, और x2 कितना है r अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो m2 अपॉन
m1 प्लस m2 इंटू आर। तो देखो ये एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर से कितना लिया है हमने, r1, उसको हमने क्या बोला है, r1। तो ये r1 आया बेटा, दिस इज r1। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी फर्स्ट मास से कितना है, तो इतना है। ये है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब मैं अगर R2 निकालना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये टोटल R है, मैंने R1 निकाल लिया, तो R2 बराबर क्या होगा, दिस इज R ना, दोनों मास के बीच की वो डिस्टेंस क्या है, R है ना। तो अगर R2 निकालना है अपने को तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, R माइनस R1। तो R माइनस R1 देखो कितना है, M2 R बाय M1 प्लस M2, R कॉमन हो गया, 1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, क्या हो जाएगा बेटे, M1 प्लस M2 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, क्या कटा, ये और ये कट गया। तो देखो इस बार क्या आया, M1R अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज R2। ठीक है, तो देखो हमारे पास R1 मिला और R2 मिला। तो व्हाट इज R1 बेटा, फर्स्ट मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी, व्हाट इज R2, सेकेंड मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं। तो M1 की दूरी और M2 की दूरी, R1 और R2 देखो कैसे निकल करके आ रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, R1 किस पे डिपेंड कर रहे हैं, M2 अपॉन M1 प्लस, ये निकालना है तो अपोजिट मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। सिमिलरली देखो ये निकाल रहा हूं तो अपोजिट मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, इस तरीके से आप निकाल पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट करके लिख लेना। ठीक है बच्चे, तो अब आप देखोगे अगर कि ये R1 और R2 में क्या रिलेशन है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं R1 बाय R2 तो देखो क्या मिलेगा बेटा, है ना, M2 M1 प्लस M2 और R क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, है ना, क्या बचेगा, M2 बाय M1। ठीक है, R1 बाय R2 जो है वो क्या हो रहा है, M2 बाय M1। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, 1 1 2 2, मतलब इनवर्स रेशियो है, इनवर्स में है। R1 और R2 क्या है, इनवर्स में है। आ रही बात समझ में, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, M1 R1 बराबर होगा किसके, M2 R2 के। M1 R1 बराबर होगा M2 R2 के, मतलब इधर का मास इंटू इधर का डिस्टेंस, इधर का मास इंटू इधर का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। आगे कहानी समझ में आपको अभी तक की, तो बेटे हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना, हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 particles of mass 1 kg and 2 kg, 2 particles of mass 1 kg and 2 kg are located at x equals to 0, are located at x equal to 0 and x equals to 3 meter, x equal to 3 meter. Find the position of their center of mass. Find the position of their center of mass. ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढना है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं। देखो बेटा 2 पार्टिकल सिस्टम है, 1 kg 2 kg का, और एक जो है वो x इक्वल्स टू 0 पर है और दूसरा जो है x इक्वल्स टू 3 मीटर पर है। सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि पूरे सिस्टम है वो x पर ही है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ निकलेगा, x पर ही निकलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो x निकलेगा सेंटर ऑफ मास। तो क्या फॉर्मूला है बेटा,
m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2, है ना बेटे। तो देखो यहाँ पर x1 कितना है आपके पास 0, m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 2 kg और x2 कितना है 3 मीटर। तो यू हैव टू पुट ओनली ऑल दिस वैल्यूज। m1 इज हाउ मच 1 इंटू x1 इज 0 प्लस m2 इज हाउ मच 2 इंटू 3 अपॉन मास 1 प्लस 2 इज 3, तो 3 2 जा 6 अपॉन 3 दैट इज 2। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा 2 मीटर आ रहा है। तो जो x सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर आ रहा है 2 मीटर पर आ रहा है। क्लियर है ना कहानी, अच्छे से समझा बच्चे लोग। तो ये 2 मीटर पर हमारा सेंटर ऑफ मास है। इसको दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते थे, तो अभी अभी आपने देखा कि एक था कहां पर 1 kg है और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा कहां पर है 2 kg, है ना। और ये 0 पर है और ये 3 मीटर पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 3 मीटर हो गई बेटे, है ना। इनके बीच की दूरी क्या हो गई 3 मीटर। तो अगर आपको यहां से देखना है सेंटर ऑफ मास यानी r1 निकालना है, तो r1 का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, अपोजिट वाला 2 अपॉन टोटल मास 213 और इनटू टोटल डिस्टेंस 3, तो 3 3 कैंसिल, तो देखो 2 मीटर आया। दिस इज 2 मीटर फ्रॉम दिस एंड, दिस इज 2 मीटर, है ना। इस एंड से देखेंगे तो 1 मीटर आएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में आपको। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से आप इसको बना सकते हो। चलो आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कह रहा है बेटे कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस, ठीक है, मासेस m1 इक्वल्स टू 1 kg, m1 इक्वल्स टू 1 kg, m2 इक्वल्स टू 2 kg एंड m3 इक्वल टू 3 kg, 3 kg r1 इक्वल्स टू I प्लस 4j प्लस k, r1 वेक्टर इज I प्लस 4j प्लस k कैप मीटर, r2 इक्वल्स टू 2i माइनस j माइनस 2k, 2i माइनस j माइनस 2k मीटर, 2i सॉरी r2 इज I प्लस j प्लस k, I प्लस j प्लस k, r3 इक्वल्स टू 2i माइनस j, 2i माइनस j माइनस 2k मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, फाइंड COM। ठीक है, तो बेटा बताओ इसमें कौन सा लगाऊं, है ना। r1 r2 r3 दिया हुआ है, तो आप सिंपली इसको क्या लिखोगे, r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने m1। अच्छा, इसमें अब देखो 3 पार्टिकल आ गए। ठीक है, इसमें अभी आपके क्या आ गया 3 पार्टिकल आ गए। तो चलो इसको सॉल्व करने से पहले आप एक टॉपिक डाल लो। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आप एक टॉपिक डाल लोगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए पढ़ा। ठीक है, 2 पार्टिकल से ज्यादा हुआ n पार्टिकल सिस्टम, जो कि जनरली यही होता है। ठीक है, n पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम अगर हुआ तो फिर क्या करोगे बेटे, तो देखो पैटर्न आपको मिल चुका है, जो 2 के लिए किए थे वही 3 के लिए करेंगे, वही 4 के लिए करेंगे, वही 5 के लिए करेंगे। तो आपको क्या मिलता चला जाएगा बेटा, जैसे अभी आपने पढ़ा था r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। एक और पार्टिकल बढ़ जाएगा तो इधर हो जाएगा m3 r3 और इधर हो जाएगा m3। एक और पार्टिकल बढ़ जाएगा m4 r4 और इधर हो जाएगा m4। ये आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा।
तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। तो अगर आपको दो पार्टिकल सिस्टम समझ में आया तो वही सेम पैटर्न जो है आपको एन पार्टिकल सिस्टम के लिए लागू करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये देखो बेसिकली क्या है बेटा, मास और पोजीशन का प्रोडक्ट है। मास पोजीशन, मास पोजीशन, मास पोजीशन, पोजीशन, हर एक पार्टिकल का मास और पोजीशन का प्रोडक्ट है, और उसको फिर हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, है ना। समीशन का सिंबल क्या होता है बेटा, ये दिस इज द सिंबल ऑफ समीशन। ठीक है, किसको कर रहे हो बेटा, एम और आर, आई आई, एम आई आर आई, जिसमें आई क्या होगा बेटा 1 से लेकर के एन तक, ऐसा करते चलोगे। सिमिलरली नीचे क्या किया, मास को ऐड किया, तो समीशन ऑफ मास कहां से कहां तक बेटा, पहले पार्टिकल से लेकर के एनवें पार्टिकल तक। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है आर सेंटर ऑफ मास का। ठीक है बेटे, आर सेंटर ऑफ मास का इस तरीके से कर सकते हो आप। सिमिलरली बेटा अगर सिर्फ एक्स एक्सिस होगा तो, सिर्फ एक्स एक्सिस पर होगा तो एक्स सेंटर ऑफ मास बन जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 ऐसा, और m1 प्लस m2 प्लस प्लस प्लस। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो m1 y1 m2 y2 प्लस प्लस प्लस, और m1 प्लस m2 प्लस प्लस प्लस। सिमिलरली z सेंटर ऑफ मास m1 z1 m2 z2 प्लस 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो एन पार्टिकल के लिए कुछ अलग नहीं करना है, सेम पैटर्न आपको यहां भी फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां पर 3 पार्टिकल है बेटा, तो क्या हो जाएगा, तीनों को भी सेम पैटर्न में अपन क्या कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। तो क्या निकल करके आ रहा है हमारे पास, निकल करके आ रहा है m1 r1 प्लस क्या हो जाएगा बेटे m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, वेक्टर फॉर्म में है, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 कितना है बेटे 1 kg, और r1 कितना है I प्लस 4j प्लस k, प्लस m2 is 2 and r2 is I प्लस j प्लस k, प्लस m3 is 3, r3 is 2i minus j minus 2k अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6। ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो क्या हो जा रहा है बेटा, i प्लस 4j प्लस k प्लस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 6i माइनस 3j माइनस 3 2 जा 6k अपॉन 6। तो i देखो क्या क्या हो रहा है, i 2i 6i कितना हो गया 6 2 8 1 9, 9i कैप, 4j प्लस 2j 6j माइनस 3j है ना प्लस 3j प्लस k प्लस 2k प्लस 3k और माइनस 6k माइनस 3k अपॉन 6। दिस इज द आर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 3 कॉमन ले सकते हो और ये काट सकते हो 2 से। तो क्या हो रहा है बेटा 2i प्लस j माइनस k अपॉन 2, तो इसको आप लिख सकते हो i प्लस हाफ j माइनस हाफ k। ठीक है, दिस इज आर सेंटर ऑफ मास, आर सेंटर ऑफ मास। अंडरस्टूड, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा ना, ये इट विल बी 3 ना, 3 3 3 3 3 जाना है ना, सॉरी ये हो जाएगा बेटा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 1/2 और 1/2। तो देखो ये आपका सेंटर ऑफ मास इसका निकल आया, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल, 4 particles, example 4 particles of mass 1 kg 2 kg
of mass 1 kg 2 kg 1 kg 2 kg 3 kg 3 kg and 4 kg are placed at the four vertices are placed at the four vertices A, B, C and D of a square A, B, C and D of a square of length 1 meter. साइड लेंथ क्या है उसका 1 मीटर है. फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, ये करना है अपने को. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा कि आप एक स्क्वायर बना लो. आपने एक स्क्वायर बना लिया. ठीक है, यहाँ पर आपको 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं. यहाँ मान लो बेटा ए. ठीक है, कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया. ठीक है, यहाँ ये इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला और इसको डी बोला. ठीक है बेटा, ए कितने का है 1 kg का. यहाँ पर 1 kg रखा हुआ है, यहाँ पर 2 kg, यहाँ पर 3 kg और यहाँ पर 4 kg. ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है. और इसका साइड लेंथ कितना है बेटा 1 मीटर. दिस लेंथ इज 1 मीटर. तो देखो बेटा यहाँ पर ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेना. ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया बेटा एक्स एक्सिस, इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस. ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया वाई एक्सिस. अब आप देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है ना. यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों पे काम करना पड़ेगा इंडिविजुअली, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी. तो आप मुझे बताते चलो बेटा कोऑर्डिनेट क्या होगा. यहाँ पर बताओ, इसका कोऑर्डिनेट डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0. इसका क्या हो जाएगा बेटा 1 0. इसका क्या हो जाएगा बेटा 1 1 और इसका क्या हो जाएगा x इज 0 y इज 1. कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट तो निकालना आता होगा बेटा. यहाँ पर x क्या है 0, y भी क्या है 0. यहाँ पर देखो x एक्सिस पर 1 मीटर और y पर कुछ भी नहीं 0, तो 1 0. पहला क्या रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस, सेकंड क्या करता है y एक्सिस. इसके पास देखो बेटा इधर से इधर x भी है और ऊपर y भी है ना, तो 1 और 1. इसके पास देखो x नहीं है 0 और y कितना है 1 है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो सारे के ये निकाल लिए. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. तो बेटे यहाँ से आप मुझे ये बताओ कि x1 कितना हुआ, xa कितना हुआ, xa कितना हुआ 0, xb कितना हुआ 1, xc कितना हुआ 1, xd कितना हुआ 0, xd कितना हुआ 0 हुआ है ना. तो देयरफॉर और ma कितना है बेटा 1 kg, mb कितना है 2 kg, mc कितना है 3 और m4 कितना है 4 है ना. तो देयरफॉर x सेंटर ऑफ मास जो होगा वो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 होगा. ठीक है, तो चलो m1 कितना है आपके पास 1, x1 कितना है 0, m2 इज 2 एंड 1 प्लस m3 इज 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 1 2 3 4. कितना आ रहा है निकल करके, ये 0 ये 0, 2 और 3 5 और 4 3 7 2 9 1 10. तो ये आ गया बेटा 1/2 मीटर. सो x सेंटर ऑफ मास इज 1/2 मीटर. देखो x सेंटर ऑफ मास निकल आया. सिमिलरली y के लिए कर लोगे तो y ऑफ a देखो क्या आ रहा है बेटा, y ऑफ a इज 1, y ऑफ b इज 1, y ऑफ c इज 0 और y ऑफ d इज 0. ठीक है बेटे, तो देयरफॉर y सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटे, तो y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 y1. तो m1 कितना है बेटा 1 और y1 कितना है 1 प्लस m2 y2, m2 कितना है 2 और y2 कितना है 1 प्लस
m3 कितना है बेटा 3 और y3 क्या है 0, m4 कितना है 4 और y4 कितना है 0 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4 टोटल मास। ठीक है, तो ये 0 2 और 1 3 हो गया बेटा अपॉन 10। ठीक है, तो 3/10 मीटर हो गया बाय सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चे, है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, है ना, RCOM का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हो गया, हाफ और 3/10। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट। आगे बात समझ में। तो देखो r सेंटर ऑफ मास हमने निकाली। अब अगर मुझे इसे लोकेट करना होगा तो हाफ देखो कहाँ आएगा बेटा, बीच में, और 3/10 यानी 0.3 किधर आएगा, समथिंग इधर। तो ये कहीं होगा आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, है ना बेटे। क्या है इसका कोऑर्डिनेट 1/2 और 3/10, है ना। तो देखो लोकेट हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। तो अब ये कितना भी बड़ा दे दे आपको, आप आसानी से कर सकते हो इसको, है ना बेटे। कितना भी बड़ा दे दे आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्लियर है मेरी कहानी? ओके, चलो अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? अब मान लो बच्चे, जैसा कि हमने पढ़ा, सिंस x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, क्या देखा हमने, m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2, है ना। अगर दो पार्टिकल सिस्टम हुआ तो ऐसा होगा ये x सेंटर ऑफ मास m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो बेटा, अगर मैं इसमें ये चाहता हूं कि मेरा जो x सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स्ड रहे, ठीक है, x सेंटर ऑफ मास फिक्स रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि x सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? या फिर आप इसको ऐसे करो कि इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना मतलब सीधा चेंज निकालना। ठीक है, तो डेल x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, m1 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होता, डेल x1 हो जाएगा प्लस m2 डेल x2 हो जाएगा अपॉन m1 + m2, है ना। ये हो गया इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसे भी लिख सकता हूँ डेल x सेंटर ऑफ मास m1 + m2 इक्वल्स टू m1 डेल x1 + m2 डेल x2, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। तो डेल x सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ बेटा, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डेल x1 का मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी 1, और डेल x2 का मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी 2। ठीक है, तो बॉडी 1 को हिलाया, कितना हिलाया, तो डेल x1, बॉडी 2 को हिलाया, कितना हिलाया, तो डेल x2। तो क्या होगा, आपका जो डेल x सेंटर ऑफ मास है उसमें भी चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, केस लेंगे। केस, अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहे, फिक्स रहे। आ रही बात समझ में? सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स्ड। इफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स्ड, तो उसके लिए क्या होगा, तो भाई अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो उसमें चेंज नहीं आ सकता, तो डेल x सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप यहां पर 0 पुट करोगे तो बेटा दिस होल टर्म विल बिकम 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू m1 डेल x1
प्लस m2 डेल x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका m1 डेल x1 किसके बराबर हो जाएगा, m2 डेल x2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर है ना, अगर आपका जो है सेंटर ऑफ मास फिक्स रखना है तो ये कंडीशन फुलफिल करना होगा। और केस टू if center of mass is not fixed फिक्स नहीं रहता है तो क्या होगा, तो फिर आपको अगर चेंज निकालना है उसके, है ना, इसमें, तो आप कैसे निकालोगे बेटा, ऐसे निकालोगे। तो देयरफॉर डेल एक्स सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में जो चेंज होगा वो कितना होगा, m1 डेल x1 m2 डेल x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, 1 में कितना चेंज हुआ, 2 में कितना चेंज हुआ, अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ। तो इस दो चीजों पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स रखना है तो इसको लगाना है, और अगर फिक्स नहीं है तो कितना चेंज होगा, तो इस फॉर्मूले से निकालना है। इसके ऊपर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल कह रहा है बेटा कि कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम विद देयर पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? Consider a two particle system consider a two particle system with the particles having masses m1 and m2. If the first particle is pushed towards COM, towards center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved, so as to keep the center of mass at the same position। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को सेम पोजीशन पे रखना है। सेंटर ऑफ मास को सेम पोजीशन पर रखना है तो डेल एक्स सेंटर ऑफ मास को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, है ना। तो फिर कौन सा सिचुएशन लगेगा बेटा, ये वाला लगेगा। ठीक है, पहला केस हो गया। तो बेटे आपके क्वेश्चन में है कि एक पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है m2, है ना। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है ये। तो बोला कि m1 को क्या किया, m1 को इसने थोड़ा सा, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, तो इस तरफ सरका दिया। ठीक है, कितने से बेटा, d से। तो m1 की पोजीशन में जो चेंज किया उसको क्या बोलूंगा मैं बेटा, डेल x1 कितना किया, d। इस डायरेक्शन को अगर मैं प्लस ले लूं, इस डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूं बेटा, पॉजिटिव लेता हूं, तो ये क्या हो गया, प्लस d। ठीक है, तो बोलता है कि m2 को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो मान लिया हमने इसको कितना बेटा, डेल x2 ये निकालना है, और बोला सेंटर ऑफ मास जो है वो वहीं पे रहता है, मतलब डेल x सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0 पुट हियर, है ना। तो 0 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, m1 डेल x1 कितना है, d प्लस m2 डेल x2। तो बेटा देख पा रहे हो आप कि m2 डेल x2 क्या हो गया, माइनस m1 d हो गया। तो देयरफॉर डेल x2 बराबर क्या आया, m1 d बाय m2। इतना आपको जो है सेकेंड वाले मास को मूव करना पड़ेगा। माइनस क्या शो कर रहा है बेटा, इस डायरेक्शन को आपने प्लस लिया था,
तो इसके अपोजिट को माइनस लेना पड़ेगा, मतलब सेकेंड वाले मास को किधर मूव करना पड़ेगा, इस तरफ। इसको आपने इस तरफ मूव किया तो इसको भी इस तरफ मूव करना पड़ रहा है। कितना, m1d/m2, m1d/m2 इतना आपको मूव करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो देखो कितना मूव करना पड़ेगा सेकेंड को, ताकि सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड रहे। तो इस तरीके से कर सकते हो। आगे कहानी समझ में आपको क्लियर है? अब जो इसका सेकंड केस था उसके ऊपर अगर हम लेना चाहें कि फर्स्ट पर एक और एग्जांपल लूं, चलो फर्स्ट पर ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेटा के साथ। let two particles, two bodies of mass 6 kg and 10 kg are separated by a distance 8 meter, separated by a distance 8 meter. If 6 kg mass is moved 2 meter towards center of mass, then find by what distance 10 kg mass should be displaced and in what direction, so that center of mass remains fixed. ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, सेम क्वेश्चन हो गया है ना। तो आपके पास क्या है, एक है 6 kg का और एक के है 10 kg का, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 8 मीटर है। टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी अपने को। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, सेंटर ऑफ मास समथिंग यहाँ आता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इधर आता है। तो क्या बोला गया है बेटा कि एक जो 6 kg वाला है इसको इधर आपने मूव किया 2 मीटर, तो ये डेल एक्स 1 हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, m1 हो गया। ये क्या हो गया बेटा, m2 हो गया, और डेल एक्स 2 आपको निकालना है। तो आपने क्या देखा है बेटा कि जब सेंटर ऑफ मास फिक्स रहता है तो m1 डेल एक्स 1 प्लस m2 डेल एक्स 2 क्या होता है, 0 होता है। तो m1 है बेटा 6 इंटू डेल एक्स 1 कितना है 2 प्लस m2 डेल एक्स 2, इसका मतलब हो गया m2 कितना है आपके पास, वो 10 है। ठीक है, तो देखो क्या हो जा रहा है, 10 डेल एक्स 2 इक्वल्स टू -12 हो जा रहे हैं। देयरफॉर डेल एक्स 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -12/10 दैट इज -1.2 मीटर। क्या मतलब हुआ बेटा माइनस का, कि ये इधर गया है तो इसको किधर आना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा, है ना। कितना बेटा, 1.2 मीटर। तो डायरेक्शन भी समझ में आ गया और मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया, है ना बेटे। डायरेक्शन भी समझ में आ गया और मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया। अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर हो गया ये क्वेश्चन। तो मैंने विदाउट डेटा और विथ डेटा दोनों आपको तरह के एग्जांपल्स करा दिए। अब सेकंड वाला जो है, सेकंड जिसपे सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, तो फिर उसके लिए देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटे। 2 पार्टिकल सिस्टम लेता हूं मैं, ये 6 kg, ये 4 kg। ठीक है बेटे, 6 kg और 4 kg। अगर मैं ये बोलता हूं कि 6 kg को
हाफ मीटर इधर खिसकाया और 4 kg को 2 मीटर इधर खिसकाया, ठीक है, 4 kg को 2 मीटर इधर खिसकाया। तो बताओ, क्वेश्चन समझ रहे हो, 6 kg 4 kg का 2 पार्टिकल का सिस्टम है, उसमें से 6 kg वाले को राइट में ले गया हाफ मीटर और 4 kg को 2 मीटर ले गया राइट में, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, हाउ मच सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, है ना, दोनों सेमी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है बेटा, पॉजिटिव हो ही होगा दोनों। तो m1 इज 6 और इसमें शिफ्टिंग कितनी है 1/2 की, प्लस m2 कितना है 4 और उसमें शिफ्टिंग कितनी है 2 की, और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा बेटा 10, तो ये हो गया 2 3 जा, तो 3 + 4 दूनी 8 अपॉन 10, 8 3 11 बटा 10, दैट इज 1.1 मीटर। तो प्लस में आया बेटा, तो ये भी क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास भी क्या हुआ, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका 1.1 मीटर शिफ्ट हो जा रहा है, पहले जहां पर होगा उससे 1.1 मीटर टुवर्ड्स राइट चला जाएगा, ठीक है, प्लस साइड में चला जाएगा। तो देखो ये भी कर सकते हो आप, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसी को मैं अगर बोलता कि मैंने इसको हाफ मीटर इधर किया और इसको मान लो मैंने 1 मीटर इधर किया, इसको 1 मीटर इधर किया, तो फिर क्या 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 चेंज होता, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, डेल एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, तो एक डायरेक्शन को प्लस ले लो बेटा, तो ये डायरेक्शन प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 × हाफ और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 4 × -1 अपॉन 6 + 4, ऐसा हो जाएगा बेटे। तो 3 - 4 अपॉन 10 दैट इज -1/10 दैट इज -0.1 मीटर। इस बार क्या हुआ, देखो क्या आ रहा है, -0.1 मीटर आ रहा है। तो माइनस देखो कौन सा साइड है बेटा, माइनस इज लेफ्ट साइड, है ना। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो 0.1 मीटर से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, 0.1 मीटर शिफ्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना, लेफ्ट साइड में आपका 0.1 मीटर से शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसको करना बेटा, कोई टफ टास्क नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है आपको? कभी आपको क्या करेगा बेटा, इस तरीके का बोल देगा कि मान लो ये मान लो 5 kg का है और ये मान लो 5 kg का है, इसके बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर है, इसके मिड से नीचे एक जो है वो 30 kg का एक बॉडी है, ठीक है। तो ये m1 हो गया बेटे, ये m2 हो गया और ये m3 हो गया, और ये मान लो क्या है, ये मान लो कितना है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। अब इस सिस्टम का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालने बोलता है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, क्या होगा। तो देखो इसको करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है बेटा, मेथड वन, एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मानिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करो, इसको मैंने मान लो क्या बोल लिया, एक्स एक्सिस,
और इसको मैंने क्या मान लिया y एक्सिस। देखो बेटा अक्सर जो कोऑर्डिनेट है ना उसको मानने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, आपको जैसा मन करे जैसी आपकी सुविधा हो वैसा ले लो, लेकिन कोशिश ये करना कि जब आप कोऑर्डिनेट लेते हो तो एक दो जो है उसके एक्सिस पे आ जाए या क्या बोलते हैं ओरिजिन पे आ जाए, तो उससे क्या हो जाता है सिंप्लीफाइड हो जाता है क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है अगर मान लो तो देखो आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, ये देखो एक्स एक्सिस पर पीछे है कितना, ये 10 था, ये मिड पॉइंट था तो 5 और 5 हो जाएगा, दिस इज 5, तो 5 पीछे, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस -5 और वाई एक्सिस कितना है +10, है ना, तो -5 और 10 हो गया। M2 देखो कितना हो जाएगा बेटा +5 और 10 और इसका क्या हो गया 0 0। तो देखो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, है ना बेटे, सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो बताओ x सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो x सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो m1 इज हाउ मच 5, x1 इज -5, m2 इज 5 और x2 इज m2 x2 इज 5। ठीक है, m3 इज 30 and x3 is 0 upon m1 plus m2 5 plus 5 plus 10। तो देखो क्या निकल कर क्या रहा है -25 + 25 0, तो दिस होल टर्म्स बिकम्स 0। तो यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा 0, x सेंटर ऑफ मास क्या है 0। ठीक है, y सेंटर ऑफ मास m1 y1, m1 is 5 y1 is 10 plus m2 is 5 y2 is 10 plus m3 is 30 y3 is 0 upon 5 plus 10। ठीक है, तो 5 10 जा 50 50 100 अपॉन ये वाला 0 हो जाएगा, 5 5 10 10 20 20 5 25, तो दिस इज 5 मीटर। तो देखो बेटा x एक्सिस पर 0 मतलब यही हो गया और y एक्सिस 5 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो आपका जो ये सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का होगा वो यहाँ आएगा, है ना, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ आएगा। सेकंड तरीका क्या है बेटा, सेकंड तरीका मेथड 2, जिसमें आप ओरली भी बना सकते हो मेथड 2 से। सेकंड मेथड 2। तो बेटे देखो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। पहले ये दो का सॉल्व कर लो। तो चूंकि देख रहे हो ये भी 5 kg ये भी 5 kg, है ना बेटे, दोनों बराबर मास के हैं, तो बेटा उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मिड में आएगा। ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मिड में आएगा। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया बेटा, यहाँ आ गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जिसका टोटल मास, तो 5 + 5 10। अब आप इन दोनों के बदले ये हो गया, इन दोनों के बदले अब ये हो गया। अब देखो बेटा ये वाला क्या है 30 kg और इधर 10, 30 और 10, अब ये बचा। अब 30 और 10 में क्या दिख रहा है बेटा, 30 और 10 में उनके बीच की दूरी क्या है 10 है। तो अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। अगर अब इसमें से एक 10 है और दूसरा क्या है 30 है ना बेटे, 10 kg और 30 kg और इसके बीच की दूरी क्या है 10 मीटर। कुछ तो गड़बड़ हुआ, इधर मैंने कुछ गड़बड़ किया था क्या, 5 मीटर पे तो नहीं आएगा, क्या किया मैंने, y सेंटर ऑफ मास के लिए m1 y1, m1 is 5 y1 is 10, 5 into 10 और ये 30 into 0, 30 into 0, अच्छा गड़बड़ किया था ना हमने, हाँ किया था। 5 + 5 + 30 होगा ना बेटा, है ना, 30 kg है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10 सॉरी 50 50 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 30 और 10 40 हो जाएगा। तो ये हो रहा है 2.5, है ना, ये क्या हो रहा है 2.5। सो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं आएगा 2.5 मीटर पर, है ना। अब देखो इधर से देखूंगा तो ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो बेटा, वो याद करो निकालने का तरीका। R1 यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास की दूरी अपोजिट 10 अपॉन टोटल 10 + 30 40, है ना, इनटू टोटल डिस्टेंस 10। ठीक है, तो देखो ये हो गया 100 अपॉन 40, ठीक है, यानी 10 अपॉन 4 2.5 मीटर, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं अपन।
तो जो भी आपको इजी पड़ता है वो वाला काम करिए आप, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, 2 पार्टिकल सिस्टम पर या n पार्टिकल सिस्टम पर आपकी बुक में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए और हमें भेजिए, ठीक है बच्चों। बाय बाय।